मेरा ख्याल है सारी मिस कैलकुलेशन है अमेरिका के बिहाफ पे। मिलिट्री को आप हर जगह हर काम के लिए और हर वक्त नहीं इस्तेमाल कर सकते, और उनका कसूर इसलिए नहीं है कि उन्होंने वन नाइट ऑपरेशन किया वेनेजुएला का, तो जो उनके चाहने वाले इर्द गिर्द होंगे उन्होंने कहा होगा कि ये वेनेजुएला प्लस है ज़रा सा, तो इसको जाके हम इसको भी टेक ओवर भी कर लेते हैं, इन्वेट कर लेते हैं। तो वो टोटल मिस कैलकुलेशन हुई। इस जंग के अंदर ऑब्जेक्टिव्स फॉल्टी हैं, इसकी जंग के अंदर वॉर कल्मिनेशन स्ट्रैटेजी फॉल्टी है, और इसलिए नहीं कि मैं उनसे ज़्यादा बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट हो गया हूँ, लेकिन मैं अपनी ओपिनियन ये ऑफ़र कर रहा हूँ कि उनके जो आने वाले वक्तों में जो पिछले 10 दिन से उन्होंने अनफोल्ड किया जिस तरीके से, उनमें बहुत वेरिएशन नज़र आ रही है। सुप्रीम कमांडर ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री दुनिया में जी बिल्कुल, जब वो ऐलान करते हैं कि हम इनविंसिबल हैं और इनवनरेबल हैं, तो फिर अपने ऊपर खुद ही प्रेशर ले लेते हैं। फिर वो ये लोगों को देने की कोशिश करते हैं इंप्रेशन कि हमसे ज़्यादा माइटी कोई नहीं है, हमने वेनेजुएला के साथ जो किया हम ईरान के साथ भी वही कर सकते हैं। तो मैं अक्सर चैनलों पे भी कह रहा हूँ, मैं माजरत आपके व्यूअर्स अगर रिपीटेशन सुने तो देखिए, जिस दिन उन्होंने जंग अनफोल्ड की थी, जो 50 लीडर्स को एलिमिनेट करने का, शहीद करने का आप कह रहे हैं, उनका ख्याल ये था कि लोग सड़कों पर निकल आएंगे, दौड़ेंगे, हमारे सदर पर कब्ज़ा कर लेंगे, जुडिशरी को टेक ओवर कर लेंगे। कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने शायद जो कहते हैं रियलिटी ऑन ग्राउंड नहीं पड़ी। एक बात सबसे बड़ा फॉल्ट मैं इसके अंदर ये स्ट्रैटेजी गिनता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो तकरीर की पहली, उसमें से ही मुझे एक कमज़ोरी ये नज़र आई कि जब आप जंग लड़ते हैं ना, तो पहला आप नंबर 1 अनफोल्ड करने की वजह बताते हैं कि मैं इस वजह से करूँगा, नंबर 2 आप करते हैं कि मैं इस तरीके से करूँगा, नंबर 3 आप ये करते हैं कि जब ये अचीव करूँगा तो फिर मैं जंग बंद करूँगा। जी, उनका मौक़िफ़ तो था ना कि हम रेजीम चेंज करेंगे, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। और सर वो साथ ये भी कह रहे थे खालिद साहब कि हम ये ईरान के लोगों के लिए कर रहे हैं। अभी जो पिछले दिनों बॉम्बिंग हुई है उनके तेल की तनसीबात पर, और जिस वजह से एसिड रेन हुई है फर्स्ट टाइम दुनिया में इस वजह से, तो वो जिस खित्ते में हुई है सर, वहाँ पर 1 करोड़ लोग रहते हैं। तो ये ईरान के लोगों के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं? देखिए, लोगों के लिए करना होता तो लोग निकल आते। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मिस कैलकुलेशन। आप कैसे दुश्मन मुल्क के जिस पर हमलावर हो रहे हैं उनके लोगों को अपनी विनिंग रेसिपी का हिस्सा बना रहे हैं। मेरी जंग की रेसिपी अपनी होनी चाहिए, मेरे अपने डिज़ाइन, अपनी मैनिफेस्टेशन, अपने माइलस्टोन। इस तरह जंग जीती जाती है, या जीती जाए या ना जीती जाए, जहाँ पर भी। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमला मैं करूंगा, जितवाना आपने है, और किसको कह रहे हैं? दुश्मन मुल्क के लोगों को। तो ये स्ट्रेंज फिनोमेना था, ये वहीं से नॉन स्टार्टर था मेरा ख्याल। ईरान में भी देखा जाए तो आयतुल्ला खामेनी, क्या उन्होंने सेक्रीफाइस किया? अब उनको पता था कि मुझे एलिमिनेट कर देंगे ऑब्वियसली, और उनकी जो दूसरी जो लीडरशिप थी उनको भी पता था कि एलिमिनेट करेंगे। तो मेरे ख्याल में आयतुल्ला खामेनी ने नेशनलिज्म के लिए और लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहीं ना कहीं सोचा कि अगर मैं शहादत कबूल कर लेता हूँ तो मेरी जो अवाम है वो एक जान हो जाएगी। मेरा मानना बिल्कुल नहीं है, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ, क्योंकि अगर उनको शहादत का शौक़ था तो आया 9 करोड़ लोग भी ये दुआ मांग रहे थे कि वो पहले दिन शहीद हो जाए? नहीं। तो जवाब नहीं है, तो फिर किसको ज़्यादा ज़रूरत थी? तो आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, तो वो मीटिंग कर रहे हैं, वो ज़ूम पे मीटिंग नहीं कर सकते। कॉन्स्पायर्ड, कॉम्प्रोमाइज्ड, सारी इनकी प्रेजेंस रिपोर्टेड थी। मुझे जितना मर्जी कोई लीडर कहे कि मुझे शहादत का शौक़ है, लेकिन आया मेरे लोगों को मेरी ज़रूरत नहीं है, मैंने उनकी उम्मीद नहीं हूँ। मतलब वो ट्रम्प का पता जो है ना, मुश्तबा खामेनी के तौर पे उन्होंने छोड़ा हुआ था, जिसने 20-25 साल उनकी इंटेलिजेंस को भी रन किया है। तो वो सोच रहे थे कि मेरे बाद अगर रजीम इसी तरह चलाएगा कोई, तो वो मेरा बेटा ही हो सकता है। नहीं नहीं, वो तो बाद की बात है ना, बेटा चलाएगा। दोनों में से किस ईरानी लोग किसको चाहेंगे कि जिंदा रहता? तो फिर आपसे तो फिर आप वो बातें करें, फिर बेटे का भी बेटा होगा, कहीं वो भी शहीद हो जाए खुदा न खास्ता, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये सक्सेशन में उनका चले। बात हम ये कर रहे हैं, ईरान को किसकी ज़्यादा ज़रूरत थी? ईरान को खामेनी साहब। बस वो बॉन्ड थे, वो एक उम्मीद थे, वो रेजिस्टेंस का सिंबल थे, वो एक यूनिटी थे। वो कहीं ना चीज़ों को इस तरह भी लेके जा रहे थे कि वो इतने ज़्यादा ब्लंट और अग्रेसिव नहीं थे जिस तरह आजकल वो। फॉर एग्जांपल, अगर सॉरी पहला जो क्वेश्चन था ना मेरा, कि अगर ईरान रिटेलिएट ना करता तो चीज़ें थम जाती। देखिए, ईरान ने मिलिट्री स्ट्रैटेजी में अमेरिका ने जो गोल पोस्ट शिफ्ट किए हैं, और मैं कल परसों से एक बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप बॉलर हैं क्रिकेट के, क्योंकि आप जैसे नौजवान क्रिकेट जल्दी समझते हैं, अगर आपसे बॉल विकेटों में नहीं लग रही
तो आप अंपायर को ये नहीं कहते कि ये विकेट थोड़ी सी 2 फुट इधर करना क्योंकि मेरी बॉल इधर नहीं लग रही। अमेरिका जैसा मुल्क ये कर रहा है, पहले वो कहते हैं रजीम चेंज, फिर वो कहते हैं फुट ऑन ग्राउंड, फिर वो कहते हैं न्यूक्लियर साइट्स को नहीं छोड़ेंगे, फिर उन्होंने कहा नेवी और एयरफोर्स की छोड़ेंगे, फिर कहीं कुर्दिश आ रहे हैं तुम्हारे ऊपर, और फिर कहा आजकल वैसे मिनरल स्माइल चल रही है, उनको बड़ा फंडिंग कर रहे हैं ये लोग। मैं ये गोल पोस्ट की बात कर रहा हूँ। फुटबॉल में आप गोल पोस्ट नहीं चेंज करते अगर आपका गोल के अंदर नहीं जा रहा, पोल के अंदर गोल। तो अमेरिका का सदर सबसे ताकतवर आदमी वो कह रहा है कि गोल को इस हिसाब से शिफ्ट करो कि मेरा गोल हो जाए। वो तो एक्सपोज हो गया, ईरान ने बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। आप ये देखेंगे उनके जितने भी सर्विलेंस की चीज़ें थी या एयर स्ट्राइक जिस तरह की है ईरान ने सिर्फ पूरे मिडिल ईस्ट को कवर कर लिया है। एक ऐसा मुल्क जिसपे 50 साल से सैंक्शंस हैं, उसके बावजूद वो इसराइल तक भी हिट कर रहा है, वो मिडिल ईस्ट को भी हिट कर रहा है, वो सऊदीया तक पहुंचा रहा है अपनी चीज़ें, और इनके जितने भी वो थे आयरन डोम और वो सारी चीज़ें फ्लॉप हो गई हैं। तो अब दुनिया ये समझ रही है कि जो चीज़ें अमेरिका ने बनाई हैं, जो आर्टिलरी और इस तरह की चीज़ें हैं, वो कोई इतनी उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको इन्वेड नहीं किया जा सकता। जिस दिन ये हमला हुआ था 72 घंटे गुजरे होंगे, मैं एक चैनल पे था, मुझसे किसी ने पूछा कि आप क्या देखते हैं अगर जंग बंद हुई, जब भी हुई, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने 3 दिन बाद कहा था, आज तो 11-12 दिन होने वाले हैं, तो मैंने कहा था जंग जब भी बंद हुई, ये वो अमेरिका नहीं रहेगा, वो इजराइल नहीं रहेगा, जो 3 दिन पहले था। मिथ, जोम, तकब्बुर, स्टेचर, जो इन्होंने एंजॉय करना था वो कर लिया। ये मैंने उस वक्त कहा था। और अब तो 12 दिन हो गए और आप खुद एग्री कर रहे हैं कि क्या कुछ नहीं किया ईरान ने, कितना हिट बैक किया और उनको पनिशमेंट दे रहे हैं, रिटेलिएट कर रहे हैं। देखिए एक बात हमें क्लियर याद रखनी चाहिए, अमेरिका को कामयाबी के लिए जीतना ज़रूरी है, ईरान को कामयाबी के लिए सिर्फ हारना नहीं है, एक्सटेंड करनी। नो, सिर्फ हारना नहीं है, गौर करें मेरी बात को। अगर वो सस्टेन कर जाए, सर्वाइव कर जाए, ईरान की एक वॉर स्ट्रैटेजी है, सर्वाइव, दैट्स ऑल। कितने दिन सर्वाइव कर सकता है? क्या मिसाइल इस मतलब इस लेवल की उनके पास पड़ी है? बिकॉज अभी वो 3rd जनरेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं, 3rd जनरेशन मिसाइल से भी अटैक कर रहे हैं। दूसरा उनका जो वो शाहिद ड्रोन है, उसने बड़ा स्यापा डाला हुआ है ईरान और इन चीज़ों को कि वो तकरीबन $10,000 में बन जाता है, मगर उसको रोकने के लिए $50,000 या $1.5-2 लाख की एक वो मिसाइल लगती है। नहीं, $4 मिलियन, $40 लाख तकरीबन का एक पैट्रियट है, और 12 से 15 मिलियन डॉलर का एक थर्ड मिसाइल है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें। मिडिल ईस्ट में जितना भी वो बेचारे कर रहे हैं, जिन्होंने थाड़ लगाए हुए थे, वो तो बेचारे मतलब बड़ा ज़्यादा सवियर उन पे अटैक भी हो रहा है, भरम मैंने कहा, इन्वेजन भी हो रहे हैं। जी, भरम मैंने कहा ना कि वो नहीं रहेगा, और अब नहीं रह रहा, क्योंकि वो जो एक इन अरब मुल्कों को ये ख्वाब दिखा कर आए थे कि जब भी तुम पर सिक्योरिटी का इशू आया हम प्रोटेक्ट करेंगे, तो अमेरिका तो अपने आप को खुद प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। शिपिंग लाइन देख लें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में 700-800 गुना इंश्योरेंस बढ़ गई हुई है। अमेरिकन सदर कह रहा है कि हम इंश्योरेंस दे देते हैं, शिपिंग लाइन नहीं मान रही। फिर अमेरिकन कह रहे हैं प्रेसिडेंट कि हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं सुएज के अंदर और हॉर्मुज़ के अंदर, आपके साथ आपको पास कराते हैं, कोई नहीं मान रहा। तो दुनिया का सबसे बड़ी ताकत की वर्थ ये है कि आपको क्रेडिबिलिटी आपकी डिफेंस की या डिटरेंस की ये रह गई है। ईरान से ज़्यादा खौफ ज़्यादा है और आपसे कम खौफ ज़्यादा है। तो मैंने कहा कि वो नेवी कभी भी नहीं भेजेगा यूएस, बिकॉज उसको पता है कि ईरान अगर वहाँ पे अटैक कर सकता है और बड़ा सिवियरली इनको वो डैमेज देगा वहाँ पर। नहीं, ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर जितनी डिप्लॉयड है वो यूएस नेवी ही करती है, वो यूएस नेवी ही है, हमारी तरह नहीं है। जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं वो यूएस नेवी के अंडर आते हैं, उनकी एयरफोर्स नहीं। एयरफोर्स यूज़ हो रही है बेसिस से, मुख्तलिफ मिडल ईस्ट के बेसिस से, वफाक एयरबेस है जॉर्डन का, वहाँ से फेयरफील्ड है यूके का, वहाँ से बहुत सारे बेसिस से एयरफोर्स कर रही है। यूएस नेवी समंदर में जो है, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हो, यूएस नेवी है। जी, अच्छा।